क्या है टॉपिक? मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मनुष्यों में श्वसन कैसे होता है इसके बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है, इसके पहले आपको बताया जा चुका है कि जंतुओं में मुख्य रूप से कितने प्रकार के श्वसन अंग होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला फेफड़ा। ठीक है, एक श्वसन अंग हो गया फेफड़ा हो गया, दूसरा गिल्स जिसको क्या कहते हैं? गलफड़ा कहते हैं, और तीसरा होता है श्वास नली या फिर श्वास रंध्र। क्या होता है? श्वास रंध्र, जिसके माध्यम से छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वह से श्वसन करते हैं। गिल्स द्वारा श्वसन कौन करता है? जितने भी प्रकार के मछलियां हैं, सीप हो गया, झींगा हो गया, ये सभी गिल्स द्वारा, जलीय जीव सब गिल्स द्वारा श्वसन करते हैं। और जितने भी वर्टिब्रेटा संघ के, उपसंघ के जितने भी जंतु हैं, ठीक है, ये सभी फेफड़े द्वारा श्वसन करते हैं। अब वर्टिब्रेटा के अंतर्गत मुख्यतः फिर से 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, 5 वर्ग था। कौन कौन सा 5 वर्ग? सबसे पहला पक्षी, एवी जिसको कहते हैं, ठीक है, पाइसी जिसको मछली कहते हैं, फिर मेमेलिया स्तनपाई, रेप्टिलिया सरीसृप, और एम्फीबिया उभयचर। ये 5 वर्ग के जितने भी जंतु हैं ये सभी फेफड़े द्वारा ही श्वसन करते हैं। लेकिन 5 में से एक वर्ग ऐसा है जिसमें फेफड़े के अतिरिक्त त्वचा और मुख ग्रसनी से भी श्वसन होता है, और वह कौन सा जीव है? मेढक। ठीक है, मेढक किस वर्ग का जंतु? एम्फीबिया उभयचर वर्ग का जंतु है। और जब यह पानी के बाहर रहता है तो यह किसके द्वारा श्वसन करता है? फेफड़े से श्वसन करता है। ठीक है, और जब पानी में रहता है, पानी के अंदर डूबा हुआ, तब त्वचा से श्वसन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जंतुओं में से मनुष्यों के श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान देंगे, मनुष्यों में जो मुख्यतः श्वसन अंग है वे 4 भाग है। कितने भाग मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं? 4 भाग। सबसे पहला क्या है? नासिका छिद्र। दूसरा है स्वर अंत्र जिसको लैरिंक्स या कंठ कहते हैं। ठीक है, तीसरा है श्वास नली जिसको क्या कहते हैं? ट्रैकिया। और चौथा क्या है? फेफड़ा। ठीक है, तो ये चारों मिल करके ही, चारों ये श्वसन अंग हैं, ये चारों मिल करके ही मनुष्यों में श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके सबके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहला क्या है? नासिका छिद्र। प्रत्येक जंतुओं में, प्रत्येक मनुष्यों के क्या होता है? नासिका छिद्र होता है। कितने नासिका छिद्र होते हैं? 2 नासिका छिद्र होता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पर, इस नासिका छिद्र को जब ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है? इसमें महीन महीन आपको बाल दिखाई पड़ेगा। ठीक है, नासिका छिद्र में क्या होता है अब अभी देखना नहीं है। ठीक है, तो प्रत्येक मनुष्यों के जो नासिका छिद्र है उसमें महीन महीन बाल रहता है। अब इस बाल का क्या काम है पता होगा आप लोग को? यह एक प्रकार से छन्ना पत्र का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? ये छन्ना पत्र का कार्य करता है। हम जिस वायुमंडल में, जिस वातावरण में रहते हैं, वहां पर उस हवा में बहुत छोटे छोटे धूल कण भी रहते हैं। ठीक है, और जब हवा इस नासिका छिद्र से प्रवेश करता है तो ये धूल कण सब क्या होते हैं? इसी बालों में चिपक जाते हैं। ठीक है, और इससे अंदर वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इस प्रकार से यह जो बाल है महीन महीन छोटा छोटा, इसका काम क्या है? धूल कण को वहीं पर रोक देना, इसको अंदर नहीं जाने देना। ठीक है, इसीलिए आप लोग सुने होंगे कि हमें मुंह से श्वास नहीं लेना चाहिए। क्यों? यदि मुंह से श्वास लेंगे तो मुंह में यह छन्ना पत्र नहीं है, मुंह से श्वास लेंगे तो क्या होगा? ये जो धूल कण वगैरह गंदगी है वो सब अंदर चला जाएगा। लेकिन नाक से केवल और केवल वायु अंदर जाता है, इसमें जो धूल कण है वह अंदर नहीं जा पाता है। ठीक है, अब यही नासिका छिद्र आगे चल करके किससे जुड़ता है? स्वर यंत्र से। ठीक है, इसको देखते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, ये है मुख, ये क्या है? मुख है, और ये है नासिका छिद्र। ये है मुंह और ये है नासिका छिद्र। पीछे चलकर के ये दोनों एक साथ मिल जाता है। पीछे चलकर ये दोनों क्या होता है? एक साथ मिल जाता है। और यही जो नासिका छिद्र है आगे चल करके यहाँ पर लैरिंक्स जिसको कंठ कहते हैं, कंठ तक पहुंचता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? स्वर यंत्र। स्वर यंत्र अर्थात हमारा
कंठ। ठीक है, अब इस कंठ के आगे आपको बता चुके हैं जब पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, यहाँ पर ग्रसनी होता है। क्या होता है? ग्रसनी। और ग्रसनी के बाद यहाँ पर दो भाग हो जाता है। कितने भाग होता है? दो भाग होता है। एक को कहते हैं निगल द्वार और दूसरे को कहते हैं कंठ द्वार। एक को कहते हैं निगल द्वार और दूसरे को कंठ द्वार कहते हैं। ये जो निगल द्वार है ये आगे बढ़ करके किसमें मिल जाता है? ये आमाशय का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है? आमाशय का निर्माण कर लेता है। अर्थात ये जो पार्ट्स हैं ये हमारे शरीर का पाचन तंत्र का भाग है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पाचन तंत्र नहीं बल्कि किसके बारे में पढ़ना है? श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो हम इस नली को यहाँ पर नहीं बना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम केवल और केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये कंठ है। अब कंठ के आगे का भाग क्या कहलाता है? श्वास नली कहलाता है। कंठ द्वार के आगे एक नली जैसा संरचना रहता है और इस नली जैसे संरचना को ही क्या कहते हैं? श्वास नली या फिर ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, अब यह जो नली है यह 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितना सेंटीमीटर? 11 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है और इसका जो व्यास होता है वह कितना होता है? 16 mm। mm का मतलब मिलीमीटर। याद रखना, श्वास नली का जो लंबाई होता है वो 11 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो 16 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 16 मिलीमीटर होता है। अब एक चीज और ध्यान देंगे, ये जो श्वास नली है इसके बाहर चारों ओर इस प्रकार से रिंग लगा हुआ था। क्या रहता है? हाँ, यहाँ पर खंडित वलय से ये चारों ओर जुड़ा हुआ रहता है। यानी कह सकते हैं कि जो श्वास नली है इसके चारों ओर उपास्थि के रिंग। उपास्थि समझते हैं क्या होता है? आप लोग पिछले क्लास में अस्थि और उपास्थि पढ़े होंगे। ठीक है, अस्थि और उपास्थि पढ़ेंगे। तो अस्थि और उपास्थि में अंतर क्या है पता होगा आप लोगों को? हाँ, अस्थि क्या होता है? ठोस होता है। अस्थि क्या होता है? ठोस होता है। और उपास्थि क्या होता है? बीच में खोखला रहता है। ठीक है, अस्थि ठोस होता है और उपास्थि क्या होता है? बीच में खोखला रहता है, पाइप जैसा। और यह क्या हो? एक प्रकार से पूरा ठोस। तो उपास्थि किसमें पाया जाता है? कोई ऐसा जीव का नाम बताओ जिसमें उपास्थि रहता है? पक्षी। पक्षी का जो कंकाल होता है, जितने भी चिड़िया हैं उसका कंकाल अस्थि का नहीं बल्कि उपास्थि का बना रहता है। ठीक है, और उपास्थि के बने रहने के कारण ही उसका जो शरीर होता है वह हल्का होता है, वजन उसका कम होता है। ठीक है, और उसका जो कंकाल है ये पूरा ठोस रहता तो उसका वजन क्या होता? बढ़ जाता। और जब वजन बढ़ जाता तो वह हवा में नहीं उड़ पाता। ठीक है, तो उसका कंकाल किसका बना होता है? उपास्थि का बना रहता है। उपास्थि का मतलब उसका जो हड्डी रहता है बीच में खोखला रहता है। ठीक है, और खोखला रहने के कारण ये हल्का होता है और हल्का रहने के कारण वह आसानी से हवा में उड़ सकता है। इस श्वास नली में क्या होता है? उसके चारों ओर एक प्रकार का वलय लगा हुआ रहता है, रिंग लगा हुआ रहता है। और ये वलय किसका होता है? उपास्थि का वलय होता है। अब इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि श्वास नली में इस उपास्थि का वलय क्यों रहता है, क्या इसका जरूरत है? ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि जो पानी वाला जो टुल्लू पंप रहता है, मोटर रहता है। ठीक है, अब मान लो ये मशीन है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो पाइप है वह लचीला रहता है और नीचे में जो पाइप हम पानी में डुबाते हैं वह क्या होता है? ठोस रहता है, कठोर रहता है। उसको दबाने से वो दबता नहीं है। और इधर पानी जिसे बाहर निकलता है वो क्या होता है? लचीला। ठीक है, अब कभी आप लोग सोचे कि इधर ठोस क्यों है? यदि हम इसको उल्टा कर देंगे या इधर जो पाइप लगाते हैं यह भी यदि हम मुलायम लचीला वाला लगा देंगे जो पानी में डूबा हुआ रहता है तो क्या होगा? तो क्या हो सकता है? कभी सोचे सर? यानी यह मशीन क्या करता है? जब इस पंखा इसका घूमता है तो प्रेशर यहाँ पर लो होता है। ठीक है, और प्रेशर लो होने के कारण इधर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पानी बढ़ता है और इस कारण से यह पाइप क्या होगा? चिपट जाएगा, यानी चपटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और जब यहाँ से पानी खींचेगा यह पाइप क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। या तो फिर मान लो जब प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा पानी खींचने लगेगा तो क्या हो सकता है? पाइप फैलेगा और फैलने का जब जगह नहीं रहेगा तो वो फट भी सकता है।
तो दोनों कारण हो सकता है। इसीलिए नीचे का जो पाइप रहता है यह क्या रहता है, ठोस रहता है, मजबूत रहता है, और इधर क्या होता है, यानी लचीला होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये श्वास नली है। ठीक है, मान लो इसमें जब श्वास खींचते हैं उस कारण से क्या हो सकता है बताओ, यानी चपटा हो सकता है कि नहीं। यह उपास्थि के वलय क्या करता है, इसको चपटा होने से रोकता है। कभी कभी जब हम अत्यधिक मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, उस समय हमारा श्वसन दर बढ़ जाता है, श्वसन दर बढ़ जाता है, और जब श्वसन दर बढ़ता है इस पाइप में हवा तेजी से प्रवाहित होने लगता है, और इस स्थिति में क्या हो सकता है बता सकते हैं, जब ज्यादा हवा इसमें जाने लगेगा ये फैलने का प्रयास करेगा, और फैलने के प्रयास के क्रम में यह क्या हो सकता है, बीच में फट सकता है, ब्लास्ट तो नहीं होगा, बीच में क्या हो सकता है, फट सकता है। ये जो उपास्थि का वलय है यह क्या करता है, इसको रोक के रखता है, बांध के रखता है, इसको फैलने नहीं देता है। ठीक है, इसको फैलने नहीं देता है। इस प्रकार से श्वास नली के चारों ओर क्या रहता है, उपास्थि के वलय। इसका क्या योगदान है, क्या महत्व है ये इसका, यह श्वास नली को न तो चिपटने देता है और न ही फैलने देता है। ठीक है, यानी श्वास नली को एक प्रकार से यह सुरक्षित रखता है, यह एक प्रकार का सुरक्षा कवच का कार्य करता है। ठीक है, अब आगे ध्यान दो। अब श्वास नली आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में, दो भागों में बढ़ जाता है, और इन दोनों भागों को श्वसनिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, श्वसनिका कहते हैं। ये है श्वास नली, और ये दोनों भाग क्या कहलाता है, श्वसनिका कहलाता है, या श्वसनी, देखिए श्वसनी या फिर श्वसनिका कहलाते हैं। और अब ये श्वसनिका या श्वसनी आगे चल करके कई छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचना में बढ़ जाता है। ठीक है, दोनों तरफ क्या होता है, कई गुब्बारे जैसी संरचना में ये बढ़ जाता है, और ये जो गुब्बारे जैसी संरचना है इसे वायु कोष्ठिका या फिर कुपिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वायु कोष्ठिका या फिर कुपिका कहते हैं। और इसके चारों ओर एक झिल्ली जैसा संरचना आता है, वही क्या है, हाँ हाँ, यही क्या है, फेफड़ा है। ठीक है, अब ध्यान देंगे ये जो गुब्बारे जैसा संरचना है इसको क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। और इस प्रकार से हमारे दोनों फेफड़े में कुल मिलाकर के 3 × 10⁸ कुपिका होता है। क्यों है, इसका काम क्या है, जैसे इसका यदि ये कुपिका नहीं रहता, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना ही रहता। ठीक है, जिस प्रकार से आमाशय में दीर्घ रोम रहता है, क्या रहता है, उसका काम क्या था, पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाना ताकि ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो सके। तो यहाँ पर भी वही काम कुपिका का है, यहाँ पर वही काम किसका है, कुपिका या फिर वायु कोष्ठिका है का है। यह भी क्या करता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। ये सभी कुपिकाएं आपस में मिल करके इस फेफड़ा का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह 400 से लगभग 800 स्क्वायर फीट, कल्पना करो 400 से 800 स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट में मारेंगे, जैसे जिस कमरे में आप बैठे हैं इसका जो क्षेत्रफल है वह कितना है, 200 स्क्वायर फीट है। इतना जो है वह कितना है, 200 स्क्वायर फीट है। इसका 4 गुना जमीन पृष्ठीय क्षेत्रफल इन दोनों फेफड़ा में मिला करके रहता है। ठीक है, तो छोटा छोटा गुब्बारा जैसा है, और वही उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल को कितना कर देता है, 400 से 800 स्क्वायर फीट कर देता है। और जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल अवशोषण उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये था मनुष्यों का श्वसन अंग, पाचन अंग नहीं, मनुष्यों का श्वसन अंग, जिसमें क्या क्या शामिल है, ये नासिका छिद्र, ये कंठ, ये श्वास नली, ये श्वसनिका, श्वसनिका के बाद फिर आगे कुपिका, और ये दोनों क्या है, फेफड़ा है। ठीक है, अब इस फेफड़े में श्वसन की क्रिया कैसे होता है अब इसको समझेंगे। ठीक है।